हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि असेसी कोई अनकोटेड शेयर्स को सेल करता है तो क्या असेसिंग ऑफिसर के पास यह अधिकार है कि असेसिंग ऑफिसर उन शेयर्स की वैल्यू को प्रोजेक्शंस के बेसिस पर डिटरमिन कर सकता है, और स्पेशली उन सालों के लिए जिन सालों में सेक्शन 50CA लागू नहीं था। सेक्शन 50CA फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा लाया गया, जो कि असेसमेंट ईयर 18-19 से एप्लीकेबल था, जो कि स्पेशल प्रोविजन फॉर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ शेयर्स अदर देन कोटेड शेयर्स के बारे में बात करता है। यही इशू चेन्नई ITIT की ए बेंच के सामने एक केस स्मार्ट इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड इंक वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में 6 अगस्त 2024 को डिसाइड किया गया, और यह मैटर 114 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 33 पर रिपोर्ट हुआ। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस में असेसी और एन अनरिलेटेड पार्टीज थे। असेसी ने एन को अनकोटेड शेयर्स सेल किए थे, और असेसी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो शेयर्स सेल किए थे उनकी वैल्यूएशन रिपोर्ट भी सबमिट की थी, और वैल्यूएशन रिपोर्ट के मुताबिक जो एक शेयर की वैल्यू आ रही थी वो 27.43 रुपीज आ रही थी, लेकिन असेसी ने इस वैल्यू से काफी ज्यादा वैल्यू पर 520 रुपीज पर शेयर के हिसाब से अपनी सेल कंसिडरेशन दिखाई थी। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने शेयर की वैल्यूएशन किसी वैल्यूअर को रेफर किए बिना अपने आप पिछले सालों और अगले सालों की प्रोजेक्शंस के बेसिस पर शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करी, और यह वैल्यू 1162 रुपीज पर शेयर आई। असेसी ने जो वैल्यू ली थी वो 520 के हिसाब से शेयर्स बेचे थे। हालांकि असेसी की वैल्यूएशन रिपोर्ट के मुताबिक असेसी का जो शेयर असेसी ने सेल किया था उसकी वैल्यू 27 रुपीज थी खाली, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने 520 को भी 1162 की वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, और अकॉर्डिंगली असेसी की इनकम में एडिशन किया। जब यह मैटर ट्रिब्यूनल के पास पहुंचा तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर सेक्शन 50CA लागू नहीं होता। सेक्शन 50CA फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा लाया गया था, जो कि असेसमेंट ईयर 18-19 से एप्लीकेबल था। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो प्रेजेंट केस में जो वैल्यूएशन की गई है वो प्रोजेक्शंस के बेसिस पर की गई है, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि शेयर प्राइस की वैल्यू जो है वो कंपनी की परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ती और घटती रहती है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने कोई भी ऐसी फाइंडिंग नहीं दी है कि जो असेसी ने अपने शेयर्स बेचे हैं वो अंडर वैल्यूएशन पर बेचे हैं। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से रिप्लेस नहीं की जा सकती सेक्शन 50C के अभाव में। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने कोई भी मटेरियल ऐसा प्रोड्यूस नहीं किया जिससे यह पता चलता हो कि असेसी ने अपने शेयर्स ज्यादा कंसिडरेशन पर बेचे हैं। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर यह देखने को मिला कि असेसी ने जिस वैल्यू पर बेचे वो वैल्यू काफी ज्यादा थी उस वैल्यू से जो वैल्यू असेसी की वैल्यूएशन रिपोर्ट के मुताबिक थी। तो असेसी ने पहले ही अपनी वैल्यू काफी ज्यादा दिखाई थी, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने उसको भी नहीं माना और बिना किसी वैल्यूअर को रेफर किए हुए खुद वैल्यू कैलकुलेट की, और वो भी गलत मापदंड पर, वो भी प्रोजेक्शन के बेसिस पर, जिसको ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि असेसिंग ऑफिसर क्योंकि ये साबित नहीं कर पाया है कि असेसी को कोई ज्यादा कंसिडरेशन मिली है या असेसी ने अपनी सेल कंसिडरेशन को कम दिखाया है, तो ऐसी परिस्थिति में जो सेल कंसिडरेशन को रिप्लेस किया गया है
प्रोजेक्शंस के बेसिस पे जो वैल्यू निकाल रही है उससे रिप्लेस किया गया है, वो ठीक नहीं है, और एडिशंस को डिलीट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है स्मार्ट इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड इंक वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन, और ये केस 114 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 33 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चेन्नई ITAT की ए बेंच ने 6 अगस्त 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।